वेलकम दोस्तों, मैं सीए सुदेश कुमार गुप्ता अगेन आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ITR 3 के बारे में। ITR 3 को जब हम ऑनलाइन फिल करते हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या बेसिक्स हैं जो कि अपने क्लाइंट के बारे में गैदर करना है, इंफॉर्मेशन बेसिकली जो आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं। ITR 3 की ड्यू डेट्स क्या हैं, इन ड्यू डेट्स को मैं आपको ऑडिट और नॉन ऑडिट केस दोनों ही केस के अंदर बताऊंगा। ITR 3 बेसिकली अप्लाई होता है जब बिजनेस इनकम किसी टैक्स पेयर की होती है। अभी तक जो आपने सीखा वो ITR 1 और ITR 2 के बारे में सीखा था। इन दोनों ही फॉर्म्स के अंदर ITR 1 और ITR 2 के अंदर बिजनेस इनकम की रिटर्न या इनकम फाइल नहीं होती है, लेकिन जो ITR 3 है यहाँ पर बिजनेस इनकम भी कवर होती है। ITR 3 के अंदर बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि ITR 3 फॉर्म कब एप्लीकेबल होता है, कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनके ऊपर यह फॉर्म अप्लाई होता है, इसकी ड्यू डेट्स क्या हैं। इस ड्यू डेट को मैं आपको बताऊंगा टैक्स ऑडिट के केस में और जो नॉन टैक्स ऑडिट है इन दोनों ही केस के अंदर। इसके अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि अपने क्लाइंट से गैदर करनी है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि ITR 3 फॉर्म किसके ऊपर अप्लाई होता है और कौन सी इनकम के साथ हम ITR 3 को यूज़ कर सकते हैं। ITR 3 सभी इंडिविजुअल पर्सन के लिए अप्लाई होता है, बेशक वो रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो टैक्स पेयर की ये 7 कैटेगरी हैं, इनमें से पहला और दूसरा इन 2 कैटेगरी के लिए ITR 3 फॉर्म यूज़ होता है। बेसिकली जो इंडिविजुअल या फिर HUF कैटेगरी है इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न ने 1 से लेकर 4 तक के ITR फॉर्म दिए हुए हैं, और जो 5, 6 और 7 का जो फॉर्म है वो कंपनीज, ट्रस्ट, LLP या फिर जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके लिए अप्लाई होता है। तो बेसिकली जो 1 से लेकर 4 तक के जो फॉर्म हैं उनके लिए हम बात करेंगे तो हम इंडिविजुअल कैटेगरी उसके अंदर कवर होती ही होती है। ITR 3 पूरे 1 से लेकर 4 तक के फॉर्म में सबसे बड़ा फॉर्म है, लगभग 60 से 70 पेज का ये फॉर्म होता है, और इसके अंदर आपको बैलेंस शीट वगैरह वो सब फाइल करनी होती है अपने क्लाइंट्स की। ITR 3 में कौन कौन सी इनकम आप फाइल कर सकते हो, किस किस इनकम के लिए ITR 3 को आप यूज़ कर सकते हो, मैं मान के चलता हूं कि आपको ये सारी बातें पता होंगी। लेकिन ITR 3 की जो ऑनलाइन फाइलिंग है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको रिकॉल कराने के लिए ये पहली वाली वीडियोज़ आपको दे रहा हूँ। ITR 3 के ऑनलाइन फाइलिंग करने से पहले इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखें, और मुझे आप हाथ खड़ा करके बताइए दोस्तों कि किस किस को ये प्रोविज़न पहले से मालूम है, और जिसको ये मालूम है वो क्वेश्चन बॉक्स में या फिर रिव्यू के अंदर आप ज़रूर लिखिएगा कि मुझे ये चीज़ें पहले से पता थी आपकी वीडियोस देख के या फिर आपका कोर्स परचेज करने के बाद। ITR 3 के अंदर कौन कौन सी इनकम है जिसके लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है ITR 3 इसको यूज़ कर सकते हो। सैलरी इनकम या फिर पेंशन से इनकम होती है वो भी यहीं पर कवर होती है। हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम, 1 घर हो 10 घर हो, जितनी भी इनकम होगी वो सारी ITR 3 के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम बेसिकली एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि ITR 3 के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि ITR 3 बेसिकली फॉर्म बना ही बिजनेस पर्सन के लिए है। लेकिन एक बिजनेस पर्सन की सैलरी से भी इनकम हो सकती है, रेंटल इनकम भी हो सकती है, कैपिटल गेन की इनकम भी हो सकती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम भी हो सकती है। इसलिए ITR 3 में ये सारी ही इनकम कवर होती हैं आपकी, बेशक वो कैपिटल गेन हो या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो। अब कैपिटल गेन आपका शेयर मार्केट से भी हो सकता है, प्रॉपर्टी की सेल परचेज से भी हो सकता है। रेंटल इनकम आपका 1 घर से हो सकता है, 10 घर से हो सकता है, 5 घर से हो सकता है, जितनी भी इनकम होगी सारी यहीं पर कवर होगी वो। बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम बेसिकली 3 तरीके की होती है। एक तो ये कि जो आप कोई बिजनेस करते हो, सेल परचेज का, ट्रेडिंग का, वो सारी इनकम। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो वो भी इनकम बिजनेस इनकम की तरह काउंट होती है। इसके अलावा जो इंट्राडे की इनकम होती है वो भी बिजनेस इनकम ही मानी जाती है। तो इन सब के लिए ITR 3 फॉर्म यूज़ होता है। ITR 3 फॉर्म को आप कब यूज़ नहीं कर सकते, जब आपकी बिजनेस इनकम हो लेकिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड ना हो। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होती तो वो इनकम कवर होती है आपकी प्रीजेम्प्टिव टैक्सेशन के अंदर। हालांकि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं है तब भी आपकी जो इनकम होगी वो बिजनेस इनकम ही मानी जाएगी। लेकिन नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स के केस में इनकम टैक्स के अंदर प्रीजेम्प्टिव टैक्सेशन के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, और उसके लिए अप्लाई होता है ITR 4 का जो फॉर्म है वो। ITR 4 के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं किसी अगली वीडियो के अंदर। ITR 3 इसकी जो ड्यू डेट है वो क्या होती है। देखिए ITR 3 जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस पर्सन के ऊपर अप्लाई होती है। अब बिजनेस पर्सन की 2 तरीके की इनकम हो सकती है कि इनकम कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। यानी कि
इनकम उसकी नॉन ऑडिट केस में भी आ सकती है और ऑडिट केस में भी आ सकती है। अगर मैं नॉन ऑडिट केस की बात करूं तो यहाँ पर 3 हमारे पास ये डेट्स अवेलेबल होती हैं, जो कि आपने पुरानी वीडियोस के अंदर भी मैंने ये सेम डेट आपको बताई है, लेकिन रिकॉल करने के लिए अगेन मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल जो ITR होती है उसकी लास्ट डेट होती है 31 जुलाई 2025, अनलेस कि गवर्नमेंट इस डेट को एक्सटेंड ना करे। अगर गवर्नमेंट ने ये डेट किसी रीजन से एक्सटेंड कर दी तो फिर जो बढ़ी हुई डेट है वो हमारी लास्ट डेट मानी जाती है। बिलेटेड रिटर्न जिसकी लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर 2025, और एक होता है अपडेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2025 के बाद जो भी रिटर्न फाइल होती हैं अप टू 31 मार्च 2030, वहाँ तक की जो रिटर्न है वो अपडेटेड रिटर्न कहलाएंगी। ये बातें जो मैंने आपको बताई ये हैं नॉन ऑडिट केस के अंदर। नॉन ऑडिट केस के अंदर बेसिकली वो आते हैं जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम होती है, या फिर जो एक छोटे मोटे जितने भी दुकानदार होते हैं ये सारे लोग नॉन ऑडिट केस के अंदर आते हैं। इनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं करानी होती। और यहाँ पर ये जो मैं ऑडिट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये ऑडिट का मतलब है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट जो कि सेक्शन 44A(b) के अंदर कवर होता है इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग। ITR 3 में एक और ड्यू डेट आती है जो कि है टैक्स ऑडिट केस के अंदर। टैक्स ऑडिट केस के अंदर जो अभी तक हमारी जो नॉर्मल ड्यू डेट थी वो थी 31 जुलाई 2025, लेकिन अगर किसी पर्सन का टैक्स ऑडिट होता है तो उसके लिए जो लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर 2025 फॉर द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। टैक्स ऑडिट के केस में एक जगह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है फॉर्म 3CD(CA) के अंदर या फिर 3CB(CA) के अंदर, तो वो जो टैक्स ऑडिट की डेट है वो डेट अलग है, लेकिन टैक्स ऑडिट होने के बाद जो टैक्स ऑडिट केस में इनकम टैक्स रिटर्न हमें फाइल करनी है उसकी डेट अलग है। जो टैक्स ऑडिट हमें सबमिट करनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी डेट है 30 सितंबर 2025। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने के बाद हम उस पर्सन की, उस टैक्स पेयर की, या आप अपने किसी क्लाइंट जो कि टैक्स ऑडिट के अंदर कवर होता है उसकी ITR आप फाइल कर सकते हो 31 अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, मैं समझ के चलता हूँ यहाँ पर कि अब आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया है कि टैक्स ऑडिट में जो टैक्स ऑडिट सबमिशन की डेट है वो है 30 सितंबर, लेकिन उस टैक्स ऑडिट के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है उसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2025। अब बात करते हैं कि जो इनकम टैक्स का जो फॉर्म है ITR 3 ये कौन कौन सी इनकम के लिए यूज़ होता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये चीज़ बताई थी, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब बात करेंगे कि इन 5 इनकम के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि अपने क्लाइंट से गैदर करने हैं। इनको हम सीक्वेंस में ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स या फिर कैपिटल गेन के बारे में डिटेल में जान चुके हो। आज की वीडियो को जो मेरा मेजर फोकस होगा वो होगा कि बिजनेस इनकम के केस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सैलरी के केस में आप अपने क्लाइंट से सैलरी सर्टिफिकेट ले लीजिए, मंथली सैलरी स्लिप ले सकते हैं, इनकम ऑन लेटर हेड ऑफ द एम्प्लॉयर वो आप लिखवा के ले सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक स्टेटमेंट से भी वो सैलरी इनकम का टोटल कर सकते हैं। अगर कोई इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता है तो क्लाइंट जो आपको कहता है कि मेरी इतनी सैलरी इनकम दिखा दो, उसके हिसाब से आप उसकी ITR फाइल कर सकते हो, उतनी ही इनकम आप कंसीडर कर सकते हो। रेंटल इनकम, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम होती है वो हमारी ITR 3 के अंदर यूज़ होती है, और उसके लिए हमें उस प्रॉपर्टी का एड्रेस, टेनेंट्स की जो बेसिक डिटेल्स है वो सारी आपको गैदर यहाँ पर करनी है। इसके अलावा जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया, जो ITR 2 वाली वीडियो थी बेसिक्स वाली, उसके अंदर प्रॉपर्टी से भी हो सकता है या फिर शेयर मार्केट से भी हो सकता है। प्रॉपर्टी से लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। इसी तरीके से शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये दोनों ही टाइप की इनकम हो सकती हैं। प्रॉपर्टी से अगर कोई कैपिटल गेन है तो प्रॉपर्टी परचेज करने के डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी सेल करने के जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या होता है बेसिकली रजिस्ट्री, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज़ के यहाँ से रजिस्टर्ड होती हैं। प्रॉपर्टी के केस में जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्या चाहिए, डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल, क्योंकि इसी डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल के बेस पे वो डिसाइड होता है कि ये जो कैपिटल गेन हुआ इस प्रॉपर्टी से वो लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है। अब ये मैं आपको किसी अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस कैटेगरी के अंदर हम उसको लॉन्ग टर्म मानेंगे और किस कैटेगरी के अंदर हम उसको शॉर्ट टर्म मानेंगे। इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो यह है हमारा परचेज प्राइस और सेल प्राइस का, क्योंकि इसी के बेस पे हमारी वो फिगर निकल के आती है कि कितना हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था और कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था।
वैल्यू ऑफ द स्टैम्प पेपर, ये जो परचेज जब हमने ये प्रॉपर्टी की थी तो उस वक्त जो हमने स्टैम्प पेपर के ऊपर जो खर्चा किया था वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाता है, यानी वो भी हमारा परचेज प्राइस के अंदर ही ऐड किया जाता है। शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे डीमैट अकाउंट की स्टेटमेंट आप अपने क्लाइंट से ले सकते हैं, या फिर डीमैट अकाउंट से एक प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट निकलती है वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास और भी होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको देता है, फॉर्म 26 AS, AIS और TIS समरी। उसके अंदर भी ये बहुत सारी इनकम जो आपके क्लाइंट की होगी वो आपको मिल जाती है देखने के लिए। आज की वीडियो का जो हमारा मेन फोकस है वो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस इनकम, क्योंकि इन वाले डॉक्यूमेंट की मैंने अभी तक किसी भी वीडियो के अंदर बात नहीं की है। बिजनेस इनकम देखिए दो तरीके से हो सकती है। एक तो ये कि जब हम अपने क्लाइंट के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, और दूसरा केस है जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते हैं। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो फिर ये इसके लिए ITR 3 फॉर्म एप्लीकेबल होता है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर ITR 4 फॉर्म अप्लाई होता है। लेकिन एक कंपैरिजन के लिए इन दोनों ही चीज़ों को हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि आप इन डॉक्यूमेंट के जो डिफरेंसेस हैं इनको समझ पाओ। हमारा आज का टॉपिक है ये वाला, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, क्योंकि ITR 3 जो फॉर्म यूज़ होता है वो यूज़ होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस के केस में। क्योंकि इस केस के अंदर क्या होता है, आपके क्लाइंट की बैलेंस शीट भी बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनते हैं और सारे शेड्यूल्स भी बनते हैं। तो क्या लेना है आपको, क्लाइंट का अगर पास GST का रजिस्ट्रेशन है तो वो रजिस्ट्रेशन की आप कॉपी लीजिए, क्योंकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या फिर ITR के अंदर उसको मेंशन करना होता है। GST में आपके क्लाइंट ने जितनी भी सेल या परचेज फाइल की है उसकी एक समरी लीजिए। अगर क्लाइंट के पास वो समरी नहीं है तो आप वो GST पोर्टल से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। बुक कीपिंग का डाटा, बुक कीपिंग मतलब एक अकाउंटिंग जो कि किसी सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे जोहो हो सकता है, टैली हो सकता है, बिजी हो सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर आपके क्लाइंट की जो बैंक स्टेटमेंट है, सेल परचेज, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी अदर इनकम है, वो सारा डाटा यहाँ पर मैन्युअली फीड होता है। जो हो या फिर एक और सॉफ्टवेयर आता है जो ऑनलाइन के लिए यूज़ होता है, इनके अंदर जो डेटा है वो ऑनलाइन भी फीड हो जाता है, वो मैपिंग कर देते हैं बैंक स्टेटमेंट से। थोड़े एडवांस सॉफ्टवेयर हैं ये बेसिकली। इसके अलावा अगर आपके क्लाइंट के पास टैन नंबर है, TAN, ठीक है, तो 10 नंबर है तो यकीनन वो अपनी TDS के रिटर्न भी फाइल करता होगा, तो उस TDS रिटर्न की कॉपीज़ भी हमें उससे चाहिए। जितने भी एक्सपेंसेस आपका क्लाइंट करता है, बेशक वो सैलरी के लिए हो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो, ऑफिस के मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो, कार के लिए डेप्रिसिएशन हो, या कोई भी एक्सपेंसेस जो कि ऑफिस को रन करने के लिए करने होते हैं। कोई आपके ऑफिस में आया, कोई आपके क्लाइंट के ऑफिस के अंदर आया, उसने चाय पानी पी वहाँ पे, तो चाय पानी के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सभी एक्सपेंसेस की डिटेल आपको यहाँ पर कलेक्ट करनी है, क्योंकि ये सारी डिटेल एज ए एक्सपेंसेस वहाँ पर क्लेम होगी आपकी इनकम में से। सपोज आपकी इनकम 100 रुपये है, इसमें से आपने 70 रुपीज़ खर्च कर दिया उस 100 रुपये को कमाने के लिए, तो 30 रुपये जो आपकी नेट इनकम बची, इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना है। इसके अलावा आपको एक डिटेल और भी लेनी है जो कि फिक्स एसेट्स की डिटेल है, क्योंकि फिक्स एसेट्स के ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन है उसको हम ITR के अंदर क्लेम कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट से बैंक स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। ये बहुत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जब आपके क्लाइंट की ये बैलेंस शीट बनती है तो वहाँ पर जो बैलेंस है 31 मार्च 2025 का वो लिखा जाएगा इस बैलेंस शीट के अंदर, और आपको ये वेरीफाई भी करना है कि क्या जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस है वही बैलेंस शीट के अंदर भी बैलेंस है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली ये वाले डॉक्यूमेंट है जो कि आपको अपने क्लाइंट से गैदर करने हैं। तो अब अगर मैं बात करूं नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स के केस के अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि GST का रजिस्ट्रेशन हमें चाहिए ही चाहिए दोनों केसेस के अंदर। सेल परचेज की जो ये समरी है ये भी हमें दोनों ही केसेस के अंदर चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो डेटा होता है बुक कीपिंग का, बेसिकली ये हमें नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स के केस में नहीं चाहिए। जैसा कि आपको नाम से ही पता चला कि नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि यहाँ पर ये मेंटेन ही नहीं है, इसलिए हमें चाहिए भी नहीं। जो TDS है, TDS का डाटा हमें दोनों ही केसेस के अंदर चाहिए। जो ऑल एक्सपेंसेस की समरी है ये हमें नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स के केस में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स के केस में सेक्शन 44 AD अप्लाई होता है, 44 AD A अप्लाई होता है, 44 A E अप्लाई होता है बेसिकली। और इन तीनों ही सेक्शन के अंदर जितनी भी आपकी टोटल सेल होती है या फिर जो टोटल कलेक्शन होती है उसका एक सर्टेन परसेंटेज को आपकी इनकम ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है, और ये मान लिया जाता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। इसलिए हमें ये एक्सपेंसेस की समरी इस केस में नहीं चाहिए।
फिक्स एसेट्स की डिटेल भी हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन को भी हम इसमें क्लेम नहीं कर सकते, वो मान लिया जाता है कि ऑटोमेटिकली हम माइनस कर चुके हैं। बैंक स्टेटमेंट हमें दोनों ही केसेस के अंदर चाहिए। तो ये डिफरेंस था हमारा कि जो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स का केस है या नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स के केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इसके अलावा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इसको मैं पुरानी वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए। बेसिकली बैंक स्टेटमेंट, एफडीआर की कॉपी, या फिर बैंक स्टेटमेंट से जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है उसको हम टोटल करके यूज़ कर सकते हैं। जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसकी एक डिटेल हमें चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए। और ये बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जितने भी एग्जम्पशन या डिडक्शन है ये सारी ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर हम लोग क्लेम कर सकते हैं ओनली। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन आपको क्या चाहिए, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। और ITR 3 के केस में बेसिकली आपको जो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है नेचर ऑफ बिजनेस। इसका जो कोड है, कोड की एक पूरी लिस्ट है जो कि मैं आपको इसी कोर्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, और उस कोड के हिसाब से अपने क्लाइंट का जो बिजनेस है उसके हिसाब से वो कोड आप सिलेक्ट करके ITR 3 के अंदर आप मेंशन कीजिए। आपका ITR 3 परफेक्टली फाइन होगा, फाइल भी होगा और बिल्कुल एक्यूरेट और सही फाइल होगा। इसके अलावा जो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको पुरानी वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट वीडियो कि ITR 3 की फाइलिंग शुरू करने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन और ITR की जो ड्यू डेट है, टैक्स ऑडिट, नॉन टैक्स ऑडिट, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स के केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आपके डैशबोर्ड के ऊपर क्वेश्चन वाला एक बॉक्स है, उसके अंदर आप अपने क्वेश्चन लिखिए, मैं और मेरी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। इसके अलावा मैं आप सबका थैंक यू करता हूं कि आपने ये हमारा कोर्स बाय किया और इस कोर्स की जितने भी वीडियोस हैं आप लोग उसको वॉच कर रहे हो, अपने करियर को सेट कर रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, ये मेरे लिए एक सबसे बड़ी खुशी की बात है। इसके अलावा हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है इनकम टैक्स वाला के नाम से, जहाँ पर ITR फाइलिंग की वीडियोज़ के अलावा और भी टैक्सेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होती हैं। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि उस चैनल की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो कि है हमारी ITR 3 फाइलिंग की जो ऑनलाइन रिटर्न फाइल होगी, उसके लिए हमारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होंगे, ऑनलाइन आप अपने क्लाइंट के लिए किस तरीके से उस ITR को आप फाइल कर पाओगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।